हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आज सुनिए नीलम कुलश्रेष्ठ की लिखी हुई कहानी सीढ़ियाँ। सामाजिक यथार्थ को निर्भीकता और करुणा के साथ अभिव्यक्त करने वाली प्रतिष्ठित लेखिका नीलम कुलश्रेष्ठ जी हिंदी कथा साहित्य की सशक्त आवाज़ हैं। प्रस्तुत है आपके समक्ष उनकी लिखी हुई कहानी सीढ़ियाँ, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। मंदा को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते, महेश पूरे जोर से चिल्लाया। आज तो इसे हमारे साथ जाना ही होगा। घर के अंदर आकर तो देखो। वे उसे धक्का मारते हुए जबरन घर में घुस गए। एक ने मंदा की बाँह पकड़ ली। महेश उस आदमी से मंदा की बाँह छुड़ाने लगा। तभी पहले वाले के साथ आए दो आदमियों ने उसे पीछे से पकड़कर मंदा से अलग किया। उनमें से एक ने हाथ में पकड़ी लाठी उसके सिर पर जोर से दे मारी तथा दूसरा अपनी लाठी से लगातार उसके शरीर पर प्रहार करता चला गया। महेश बेहोश होते होते हुए भी चिल्लाया, मंदा को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। काहे को हर समय चिल्लाता रहता है? पास खड़ी नर्स उसे झिंझोड़ते हुए बोली थी। उसने आंखें खोलकर फिर चिल्लाना चाहा, मंदा को, पर सामने चश्मे वाली नकचड़ी नर्स को देखकर वो चुप हो गया। नर्स फिर चिल्लाई, सिर इधर उधर हिलाकर बार बार चिल्लाओगे तो जख्म कैसे भरेंगे? नर्स की डांट खाकर उसकी सारी उत्तेजना खत्म हो गई। उसे लगा उसका शरीर निढाल हो गया है। मंदा कहाँ होगी मंदा? उसे काले कुचक्र में फंसाने वाली। मन तो होता है वो उससे खूब घृणा करे, उसे अपने दिल के रेशे रेशे से निकाल फेंके, लेकिन कैसी अद्भुत थी उसकी शख्सियत जिसे भुला पाना सहज न था। सिर के घावों में दर्द होने का एहसास होने लगा। शरीर भी फोड़े की तरह दुख रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद पुरानी स्मृतियां ताज़ा हो आईं। उसे लगा कोई दिवाकर भाई के एसटीडी बूथ पर उसे खींचे ले जा रहा है, जहां उसने मंदा को पहली बार देखा था। वो दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए बैठी थी। उसने अपने दुबले पतले शरीर पर कसा हुआ ब्लाउज पहन रखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो सांस कैसे लेती होगी। दिवाकर भाई ने उसे देखते ही अभिवादन किया। महेश भाई कैसे हो? ठीक हूँ, कहता हुआ वो कनखियों से उस लड़की को देखता हुआ बैठ गया था। दिवाकर भाई ने परिचय करवाया, ये मंदा बेन है। उसने उस लड़की की तरफ सिर हिलाकर अभिवादन किया। लड़की ने उसे ऐसे देखा जैसे अंदर बाहर तौल लेना चाहती हो। उसने मुस्कुराकर गर्दन को झटका देते हुए उसके अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। उसके गजरे के सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियाँ उसकी गर्दन पर आ गिरीं। दिवाकर भाई उठते हुए बोले, दोपहर का समय है, अभी भीड़ नहीं है, मैं बाहर सिगरेट पीकर आता हूँ, तब तक तुम दोनों आपस में पहचान कर लो। उनके बाहर जाते ही वो लड़की सीधे हो उसे ऐसे घूरने लगी जैसे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो। वो ही कुछ अपने को असहज महसूस कर रहा था। उसने पैंट की जेब में हाथ डालकर टटोला, पर सिगरेट रखना भूल गया था, नहीं तो सिगरेट जलाकर उसके धुएं में अपना तनाव उड़ा देता। महेश ने अपनी एक कोहनी मेज पर टिका कर लड़की की तरफ मुड़ते हुए कुछ झिझकते हुए पूछा, दिवाकर भाई ने मेरी पहली शादी व तलाक के बारे में आपको बता दिया है? लड़की ने सिर हिलाकर हामी भरी। अभी मेरी नौकरी कायम भी नहीं हुई है, हो जाएगी। तुम इतनी सुंदर हो, फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? उसे लगा लड़की अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर शर्माएगी, लेकिन उसे सपाट लहजे में उत्तर दिया, दिवाकर भाई की पत्नी कलाबेन हमारी सहेली हैं। इन लोगों से हमारे घरेलू संबंध हैं। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है। मैं भी शादी करके इसी शहर में रहना चाहती हूँ। महेश ने मंदा से दो चार बातें और पूछ लीं। तभी दो ग्राहक फ़ोन करने चले आए। पीछे पीछे दिवाकर भाई भी आ गए थे। दोनों का चेहरा देखकर वो समझ गए थे कि बात जम गई है। वो आंखें बंद करके फिर सोचता है कि उसकी शादी तय होते ही पापा का तो जैसे रोम रोम पुलकित हो गया था। वो मिठाई का डिब्बा लेकर तुरंत ही दिवाकर भाई के पेट्रोल पंप पर पहुंच गए थे और डिब्बा दिवाकर भाई के हाथ में देते हुए उनके पैर छूने के लिए झुके ही थे कि दिवाकर भाई ने उन्हें बीच में ही रोक लिया था। पापा की आवाज़ भर्रा गई, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। महेश कोकिला से तलाक के बाद बहुत उदास रहता था। शादी के लिए उसे कोई लड़की अच्छी नहीं लग रही थी। मंदा उसे पसंद आ गई है। मंदा को मैं वर्षों से जानता हूँ। उसकी विधवा माँ की इच्छा थी कि यहीं पास में शादी हो जाए। चलिए अच्छा है, मैं आपके काम आ गया। पापा ने अपनी कुर्सी पर बैठकर
रोज की तरह रजिस्टर को हाथ से छूकर हाथ को सिर से लगाया। मंदा के घर पर आने से जैसे हर चीज पर बिछी उदासी की परतें मुस्कुरा उठी थीं। स्टोर में पड़े पीतल के बर्तनों को उसने इमली के रस से चमकाकर बाहर वाले कमरे में बनी अलमारी पर एक कतार में सजा दिया था। उनके आगे स्टील के छोटे छोटे बर्तन सजा दिए थे। कमरे में पड़े पलंग पर हमेशा साफ सुथरी चादर बिछी रहती थी। ये सोचकर वो असमंजस में था कि मंदा के बिना वो कैसे जी रहा था। हर महीने मंदा 2-3 दिन माँ के पास रहने के लिए अवश्य जाती, जो उसकी बड़ी बहन के पास रह रही थी। जैसे ही वहाँ से बुलावा आता, वो बिना उससे पूछे अपना बैग तैयार कर लेती। कभी कभी तो उसे लौटने में 4-5 रोज भी लग जाते। वो नई नई बीवी से दबी जबान में पूछता, इतने दिन वहाँ रहने की क्या ज़रूरत थी? तुम तो जानते हो माँ मेरे को कितना प्यार करती हैं। इस बार मुझे 5 दिन इसलिए लग गए कि कला बेन ने चिप्स पापड़ बनवाने के लिए बुलवा लिया था। देखो तो उन्होंने मुझे कितने उपहार दिए हैं। मुझे छोटी बहन मानती हैं। कला बेन का नाम आते ही महेश के होंठ सिल जाते थे। दिवाकर भाई का कितना बड़ा एहसान था उस पर। दूसरे पापा के मालिक थे। मंदा को हर महीने कोई ना कोई साड़ी देता रहता, कभी उसकी माँ, कभी बहन, कभी कला बेन। कभी कभी उसकी माँ उसके लिए भी कपड़े भेजती रहती। वो भी खुश रहता कि चलो अच्छा है, मंदा को साड़ी दिलवाने के झंझट से बचा हुआ है। मंदा शादी के बाद पहले से अधिक निखर गई थी। उसके स्वभाव, उसके बनाए स्वादिष्ट खाने को खाकर पापा भी निहाल रहते। वो मंदा के हर महीने अपनी माँ के पास जाने से खींचता। पापा आप क्यों नहीं उसे हर महीने अपनी माँ के पास जाने से रोकते? कैसे रोकूं उसे? वो अपनी विधवा माँ के पास 2-4 दिन रह आती है तो क्या हुआ? उसकी माँ भी यहाँ रहने को आ सकती है। उसके जाने से हमें खाना बनाने में कितनी तकलीफ होती है। छोटी बेटी के घर आने में हिचकिचाती रहेंगी। हम लोग पहले भी तो खाना बनाते थे। तभी नर्स की आवाज़ आई, चलो मुंह खोलो, दवाई पियो। सुनकर वो चौंक कर मुंह खोल देता है। नर्स दवा पिलाकर तीखी आवाज़ में आदेश देती है, कल सुबह नाश्ता मत करना, तुम्हारा खून टेस्ट होगा। वो सहमति में सिर हिला देता है। जब लाठियों की चोट की बेहोशी समाप्त हुई थी, तब उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसने उठने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि सारा शरीर भयंकर दर्द से टीस रहा है। सिर बहुत भारी लग रहा था। उसकी आंखें खुलते ही पास के स्टूल पर बैठे पापा झुककर बोले थे, तुम ठीक हो? हाँ में उसने सिर हिलाया और फिर एक बेहद गहरी खामोशी में डूब गया। थोड़ी देर बाद जब चेतना कुलबुलाई तो उसने सुना था, डॉक्टर पापा से कह रहा था, सिर पर लाठी की बहुत चोट आई है, हमको 8 टाँके लगाने पड़े हैं। ये अच्छा हुआ दिमाग सही सलामत है। महेश अस्पताल के बिस्तर पर करवट बदलकर दिल की मार से मुक्त हो जाना चाहता था, लेकिन दिल पर जो लाठी पड़ी थी उससे कभी एक क्षण भी वो मुक्त नहीं हो सका। उसे एक घटना याद आ गई। मंदा अपनी माँ के घर थी। उसे अचानक कंपनी के काम से भरूच जाना पड़ा था। वो पेट्रोल पंप पर पापा को खबर करता निकल गया था कि वो अकेले 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है। उसने जाते समय पापा से बोला था कि आपको खाने की परेशानी होगी, मंदा को उसकी माँ के घर से बुलवा लेना। भरूच पहुँचते ही उसने एक होटल में कमरा ले लिया था। सारा दिन तो अपनी कंपनी के काम से कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी में भटकता रहा था। रात को थका मांदा लौटा था। होटल के नीचे वाले हॉल में ही एक कोने में खाना खाने बैठ गया था। तभी बाप रे बहुत तीखा है, यह आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा था। उसने आवाज़ की तरफ देखा। वहाँ एक औरत बैठी थी जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो गिलास से पानी पी रही थी। उसने देखा आवाज़ ही नहीं, उस औरत के शरीर की बनावट भी मंदा जैसी लग रही थी। वो औरत तभी बड़बड़ाई, इस बार कौन से होटल में लेकर आ गए हो? मिर्ची से गला जला जा रहा है। फिर उसने पानी का गिलास मुंह से लगाया। उसके हाथ की घड़ी पर नज़र पड़ते ही वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। मंदा? उस औरत ने चौंक कर पीछे देखा और हड़बड़ा कर बोली, तुम? साथ वाले आदमी ने पूछा, ये कौन है? ये मेरे पति हैं, उसने हकलाते हुए बताया। वो आदमी बिना एक सेकंड गंवाए तेजी से चलता होटल के बाहर हो गया। दोनों सकते की हालत में एक दूसरे को घूरते रहे। महेश अपने को नियंत्रित करता हुआ मंदा के पास आया। चलो मेरे कमरे में चलो। वो सहमी हुई सी उसके पीछे आकर उसके कमरे में पलंग पर बैठ गई। महेश ने कमरे के बीच में खड़े खड़े पूछा, वो कौन था? शादी से पहले मेरा उससे प्रेम था।
तो मुझसे शादी क्यों की? इसके माता पिता ने इसकी शादी कहीं और कर दी। तुम हर महीने माँ के घर जाने का बहाना करके इससे मिलती हो? महेश ने गुस्से से पूछा। हर महीने नहीं, बस कभी कभी। कहते कहते उसकी आंखें डबडबा आईं। तड़ाक की आवाज़ कमरे में गूंज गई। ना चाहते हुए भी मंदा के गाल पर उसका एक चांटा पड़ गया। अब तू कभी माँ के घर कदम नहीं रखेगी। जब भी उन्हें मिलना होगा वो हमारे घर आएंगी। अंततः वो मंदा को लेकर घर आ गया। पापा ने घर का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, अरे मंदा भी साथ है? मैं इसे लेने इसकी माँ के घर गया था। उन्होंने बताया कि मंदा अपनी बीमार मौसी को देखने गई है। बेटी, अब तुम्हारी मौसी कैसी हैं? ठीक हैं, मंदा ने कातर आंखों से महेश की तरफ देखते हुए कहा। वैसे भी वो किस मुंह से पापा से शिकायत करती? मंदा के रोम रोम से महेश को घृणा हो रही थी। साफ सुथरा चमकता हुआ घर जैसे उसकी सांसों का गला घोंटता सा लग रहा था। इतना प्यार देने पर भी वो बेवफाई किए जा रही थी। अकेले में उसने पूछा भी, तू उसके साथ अभी भी जाना चाहे तो चली जा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। वो शादीशुदा है, मुझे कैसे रखेगा? अब तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हें भी तो चाहती हूँ। ये गलती माफ़ कर दो। कहते हुए मंदा उसके गले लग गई थी और अपनी उंगलियां उसके सीने पर फेरने लगी थी। फिर वो उसमें उलझता चला गया था। मंदा अपने पर लगे प्रतिबंध से छटपटाती थी, किंतु माँ के घर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। वो उसे इशारों ही इशारों में कितनी बार संकेत कर चुका था कि उसे अब इस घर में किलकारियों की गूंज चाहिए, पर मंदा टाल देती। वो कहती, ये साल निकल जाने दो, मेरा मन अस्थिर है, इसका बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा। वो भी स्वस्थ व दिमाग से मजबूत बच्चा चाहता था। उसने सोच लिया था कि वो अब बच्चे के लिए जिद नहीं करेगा। लगभग 8 महीने गुजर गए होंगे। एक दिन पेट्रोल पंप से लौटकर पापा ने अपना ब्रीफकेस मेज पर रखते हुए कहा, इस बार जीतू भाई राठवा लोकसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं। दिवाकर भाई ने मुझसे कहा है कि मैं उनका चुनाव प्रचार करूं। पेट्रोल पंप का हिसाब किताब कौन देखेगा? जीवा भाई संभाल लेगा। मुझे देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। वो तो जैसे भरा बैठा था, क्रोध में भड़क कर बोला, पापा, मैं तो इस बार चुनाव में वोट नहीं दूंगा। तुम्हारे वोट देने न देने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखना, फिर मिलीजुली सरकार बनेगी। कुछ महीनों बाद वही नौटंकी शुरू हो जाएगी। फला पार्टी अपना समर्थन वापस ले रही है। कभी किसी दल के नेता के नखरे शुरू हो जाएंगे, कभी पर्दे के पीछे सदस्यों की खरीद फरोख्त होगी। हम क्या कर सकते हैं? हम तो भेड़े हैं। 2 समय रोटी मिल जाए, सिर छिपाने को छत, बस यही काफ़ी है। जीतू भी कितना बदमाश आदमी है, क्या आप नहीं जानते? फिर भी उसके लिए काम करेंगे। दिवाकर भाई ने तो उनका पल्ला पकड़ रखा है, देखा नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। पापा उसका क्रोध शांत करते हुए बोले, हमेशा भले आदमी ही ऊपर उठते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ाया करता था तब स्कूल के सामने ही दिवाकर भाई की पान की दुकान थी। उसने धीरे धीरे एसटीडी बूथ खोला, आज पेट्रोल पंप का मालिक बन गया है। वो तब भी मेरा वैसे ही आदर करता था जैसे आज कर रहा है। रिटायर होते ही उसने मुझे अपने पेट्रोल पंप पर नौकरी दे दी। बता, मैं कैसे उसकी बात नहीं मानूं? महेश कई बार पापा से कथा सुन चुका है। जब भी पापा भावुक होते हैं ये कहानी जरूर सुनाते हैं। दिवाकर भाई जीतू भाई राठवा के चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल हो रही कारों, जीपों, स्कूटरों के लिए जैसे अपने पेट्रोल पंप के सारे पाइपों का पेट्रोल बहाने के लिए तत्पर थे। उनकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का बैज लगाए उनके एसटीडी बूथ में आकर कितने ही फ़ोन कर सकता था। उनकी पान की दुकान पर बैठा उनका नौकर आते जाते कार्यकर्ताओं का स्वागत करता रहता था। पापा की आंखें ये सब देखकर चौंधिया जाती थीं। क्या दिलेर है दिवाकर भाई, यदि किसी का साथ देते हैं तो पूरा दिल खोल कर। सुना है जीतू भाई के चरणों में इन्होंने लाखों रुपया रख दिया है। चुनाव की सरगर्मी सारे शहर में मची थी। उस दिन रात के 10 बजे थे जब दरवाजे पर ठक ठक हुई थी। उसने यही सोचा पापा घर लौटे होंगे। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा सामने एक अपरिचित खड़ा था जिसके खुरदुरे चेहरे से काइयापन टपक रहा था। वो बोला, मंदा बेन है? किसी अजनबी के मुंह से मंदा का नाम इतनी रात गए सुनकर उसे बहुत खराब लगा। फिर भी उसने नरमी से कहा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मंदा मुझे पहचानती है, उसे बुलाओ। उसका मन हुआ उस बदतमीज़ आदमी को बाहर से ही लौटा दे, लेकिन मंदा ने आवाज़ सुन ली थी। वो अंदर के कमरे से बाहर के कमरे में आती हुई बोली, कौन है? तुम ही देखो।
दरवाजे पर खड़े उस आदमी को देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम? हाँ मैं। साहब जी ने खबर भिजवाई है कि मंदा को तुरंत लेकर आओ। मंदा जैसे सहम गई थी, कुछ अटकते हुए बोली, मैंने वो सब छोड़ दिया है। वो आदमी गुर्राया, क्या छोड़ दिया है? ज़रूरत के समय साथियों का साथ नहीं देगी? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, कहती हुई मंदा उसके पीछे छिप गई थी। महेश उनके बीच की बात सुनकर असमंजस में पड़ा हुआ था कि ये किस संदर्भ में बात हो रही है। उसने मंदा की तरफ मुड़कर पूछा, मंदा ये कौन है? उससे क्या पूछता है, मुझसे सीधे बात कर। साहब जी ने इसे फ़ौरन बुलाया है, चुनाव का समय है, जीतू भाई को छोकरी बहुत कम पड़ गई हैं। क्या तुमको मालूम नहीं है चुनाव में कितने लोगों को छोकरी भेजकर खुश करना पड़ता है? सारी छोकरी लोग काम पर लग गई हैं, फिर भी कम पड़ रही हैं। तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो? महेश उसकी घिनौनी भाषा सुनकर सकते की हालत में खड़ा उसका मुंह देखता रह गया था। तुम अब काहे को ये भाषा समझेगा? शादी के बाद हर महीने घरवाली को धंधे पर भेज ढेरों पैसे बना लिए हैं, अब साधु की तरह बात कर रहा है। वो इस आरोप से तिलमिला गया। इससे पहले मंदा ने उसे पीछे से पकड़ लिया, इससे कुछ मत बोलो। मंदा ये क्या हो रहा है? मैं क्या दूसरे लोग की भाषा बोल रहा हूँ तो उसको समझ नहीं पड़ रही? चुनावों में इससे पहले कभी छोकरी लोगों की इतनी कमी नहीं हुई। मंदा की बहन, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी ड्यूटी पर चढ़ा दिया है। फिर उसने मंदा की तरफ आंखें तरेरी। चल मंदा, तुझे साहब जी ने बुलाया है। वो पीछे खड़ी मंदा का हाथ पकड़ उसे घसीटते हुए बोला। अब उससे नहीं रहा गया। उसने उस आदमी को जोर से धक्का मारते हुए कहा, क्या साहब जी लगा रखा है? मंदा मेरी बीवी है, कोई धंधे वाली नहीं है। वाह वाह, क्या भली मानुस बन रही है। पहले साहब जी? कौन साहब जी? महेश बीच में बोला। अरे बन तो ऐसा रहा है कि जैसे दिवाकर भाई साहब जी को पहचानता नहीं है। पहले तो उसकी छोकरी से शादी बनाई, हर महीने उससे धंधा करवाया, अब आंखें निकाल रहा है। क्या? उसे लगा कि वो पत्थर का बुत बन गया है। तो भरूच में मिलने वाला वो व्यक्ति मंदा का प्रेमी नहीं था, और दिवाकर भाई? उसे लगा कि उससे आगे कुछ सोचा नहीं जाएगा। अब ना भी कर, बस बहुत नखरे दिखा लिए, कहता हुआ वो व्यक्ति मंदा की कलाई पकड़कर खींचने लगा। मंदा उसकी जकड़ से छूटकर उससे लिपट कर रो दी। महेश मुझे बचा लो, पिताजी के मरते ही इस राक्षस दिवाकर ने हम तीनों माँ बेटी का जीना हराम कर दिया है। महेश सब कुछ भूलकर गरज पड़ा। मंदा इस घर की बहू है, अब ये किसी के मन बहलाव का साधन नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी? बाहर अंधेरे में से दो आदमी लाठी लेकर निकल आए। फिर मंदा की खींचतान शुरू हो गई। उन दोनों में से किसने कहाँ लाठी मारी याद नहीं। सिर की चोटों को याद करके उसे लगा कि उसका सिर फटा जा रहा है। उसकी तीमारदारी करते पिता कुछ घंटों में कैसे बढ़ा गए हैं। दिवाकर ने उसे ही क्यों धोखा दिया? क्यों वो अपने हाथ में शादी का संयोग लिखा कर नहीं लाया? मंदा कहाँ होगी, किस हालत में होगी? उसके ठीक होने पर वो उसका किस तरह का सामना करेगी? महेश क्या फिर से मंदा की उंगलियों की छुअन से सिहर सकेगा? वो सचमुच ही कुछ सोचना नहीं चाहता। मन होता है कि दिवाकर भाई का आदमी अचानक अस्पताल के वार्ड में आए और उसके इस सोचते हुए पीड़ित सिर पर फिर से दंड से एक लाठी का प्रहार करे और वो नीम अंधेरे में डूब जाए। अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी सीढ़ियाँ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।